खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरा दिल कुछ और ही कह रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं चूक गया तो पूरे इको डोमिनियन साम्राज्य को भारी नुकसान होगा। डैक्स्टन ने एडम की आंखों में देखा। डैक्स्टन ने एडम की वफादारी पर कभी सवाल नहीं उठाया। वह जानता था कि भले ही दुनिया खत्म हो जाए, एडम कभी भी इस साम्राज्य को धोखा नहीं देगा। वास्तव में यह कहना गलत नहीं होगा कि डैक्स्टन को एडम और ओनार्ड परिवार पर अंधविश्वास था। वासु उसका दामाद है। एडम वासु और इस्तारिन साम्राज्य के बारे में मुझसे ज्यादा जानता है और मुझे यकीन है कि एडम जानता है कि वह क्या सुझाव दे रहा है। डैक्स्टन ने अपने दिल की बात मानने का मन बनाने से पहले आह भरी। मैंने अपना मन बना लिया है। इको डोमिनियन साम्राज्य और इस्तारिन साम्राज्य घनिष्ठ सहयोगी हैं। इसलिए हम अपने सहयोगी को अकेले इस युद्ध के मैदान में नहीं जाने देंगे। इको डोमिनियन साम्राज्य इस युद्ध में इस्तारिन साम्राज्य की मदद करेगा। ऐसा करते हुए हम अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी से अपना बदला भी लेंगे। महाराज, कृपया पुनर्विचार करें। युद्ध में जाने का मतलब होगा कि हम हर तरफ से दुश्मनों का सामना करेंगे। हर तरफ से हमलों का सामना करते हुए मुझे नहीं लगता कि हम तब तक टिके रह सकते हैं जब तक कि इस्तारिन साम्राज्य की सेना नहीं आ जाती। अद्विक कैंपबेल वास्तव में चिंतित थे। सिर्फ अद्विक कैंपबेल ही नहीं, एडम के अलावा सभी अन्य रईस भी चिंतित दिख रहे थे। लेकिन उनमें एडम और कैंपबेल की तरह सम्राट के सामने यह कहने की हिम्मत नहीं थी। मुझे पता है कि आप सभी चिंतित हैं, लेकिन वासु मेरा दामाद है। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। क्या आप लोग भूल गए कि उसने गोबलिन आक्रमण के दौरान क्या किया था? अब जब उसकी ताकत बढ़ गई है तो वह एक ही हमले में पूरी सेना का सफाया कर सकता है। जब हमारे पास उसके जैसा कोई है तो हम कैसे हार सकते हैं? एडम, तुम क्या कह रहे हो? उग्रसेन सम्राट तुम्हारा दामाद कैसे बन गया? अद्विक कैंपबेल और अन्य लोग अभी भी उलझन में थे। भले ही एडम के दामाद और उग्रसेन सम्राट का नाम एक ही था, लेकिन वे हमेशा यही सोचते थे कि दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं। एडम झूठ नहीं बोल रहा है। उग्रसेन सम्राट कीमिया की देवी का भावी पति है। अब डैक्स्टन इस रास्ते पर चलने के लिए और भी दृढ़ संकल्पित लग रहा था। एडम के शब्दों ने डैक्स्टन को वह साहस और उम्मीद दे दी थी जिसकी उसे जरूरत थी। महाराज, इस्तारिन साम्राज्य से एक पत्र आया है। जबकि सभी लोग अभी भी इस खबर से गहरे सदमे में थे, वासु का एक पत्र इको डोमिनियन साम्राज्य में आया। वासु आपसे मिलना चाहता है और इस युद्ध के बारे में बात करना चाहता है। पत्र को पढ़े बिना ही एडम यह अनुमान लगाने में सक्षम था कि उस पत्र में क्या लिखा था। डैक्स्टन ने गार्ड से पत्र लिया और सहमति में अपना सिर हिलाने से पहले उसे 1 मिनट तक पढ़ा। तुम सही हो। मुझे उग्रसेन साम्राज्य की यात्रा करनी होगी। कैंपबेल और एडम, मेरे साथ आओ। डैक्स्टन एडम को ही ले जाता क्योंकि वासु उसका दामाद है, लेकिन ऐसा करने से पता चलता कि वह एडम का पक्ष ले रहा है। वह नहीं चाहता था कि अद्विक कैंपबेल नकारात्मक दृष्टिकोण रखे, इसलिए उसने कैंपबेल को भी आने के लिए कहा। सम्राट की बातें सुनकर कैंपबेल ने अपना सिर हिलाया। इतने महीनों के बाद कैंपबेल अपनी आंखों से देखना चाहता था कि वह राक्षस कितना बड़ा हो गया है। भूत प्रेत के आक्रमण में वासु ने कैंपबेल के दिल में अपनी शक्तियों की गहरी छाप छोड़ी थी। वह इस मौके का इस्तेमाल उग्रसेन साम्राज्य में जाकर वासु को अपनी आंखों से देखने के लिए भी करना चाहता था। इस बीच उग्रसेन साम्राज्य में महाराज, वे यहां हैं। वासु, जो बुजुर्ग धामा के साथ योजना बना रहा था, रुक गया और अपना सिर ऊपर उठाया। उन्हें यहां लाओ। उसके आदेश के साथ सिंहासन कक्ष की बड़ी धातुएं पहरेदारों द्वारा खोल दी गईं। जैसे ही दोनों दरवाजे खुले, वासु को 10,000 से अधिक सैनिक दिखाई दिए।
विकास के इशारे पर वे सभी धीरे धीरे सिंहासन कक्ष के अंदर चले गए। 1 मिनट बाद पूरा सिंहासन कक्ष सैनिकों से भर गया। यह पहली बार था जब सिंहासन कक्ष में इतने सारे लोग थे। वासु उस तरह के राजा नहीं थे जो कवियों और संगीतकारों को अपने दरबार में गाने या कविता करने के लिए आमंत्रित करते। वह कविता और गीत सुनने के बजाय अपनी पत्नियों के साथ अपना समय बिताना पसंद करते थे। बेशक कविता और गीतों का अपना सौंदर्य होता है और वासु अच्छी कविता की सराहना करते थे, लेकिन उन्हें कविता इतनी पसंद नहीं थी कि वे उसे सुनने में घंटों बिता दें। यही कारण है कि सिंहासन कक्ष में हमेशा बहुत कम आगंतुक आते थे। वास्तव में अन्य राजाओं के विपरीत वासु बहुत कम ही सिंहासन पर बैठते थे। जब वे बैठते भी थे तो केवल तभी जब वे किसी से मिल रहे होते थे या अपने लोगों के साथ कोई महत्वपूर्ण चर्चा कर रहे होते थे। मैं तुम्हारा समय नहीं लूंगा। मुझे पता है कि तुम सभी को आने वाले युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। चूंकि तुम सभी यहां हो, इसका मतलब है कि तुम ड्रैगनियन बनने के योग्य हो। वासु सैनिकों की आंखों में उत्साह देख सकता था। उत्साहित होना ही था। आखिरकार ड्रैगनियन का पद कुलीन सैनिक के पद से भी ऊंचा था। जब 7 डिवीजनों में से कोई सैनिक ड्रैगनियन बन जाता है तो 7 डिवीजनों में उसका रैंक भी बढ़ जाता है। उनके वेतन और मिलने वाले लाभ भी बढ़ जाते हैं। एक सामान्य सैनिक की तुलना में एक ड्रैगनियन को वेतन के रूप में प्रति माह 10 शाही सोने के सिक्के मिलते थे। अपने कप्तानों और उप कप्तानों द्वारा दिए गए मिशनों को पूरा करने और जरूरत पड़ने पर युद्ध में भाग लेने के अलावा ड्रैगनियन को साधना करने के लिए खाली समय दिया जाता है। सैनिकों के विपरीत जिन्हें विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिए जाते हैं, ड्रैगनियन को साधना करने के लिए अधिक संसाधन और समय दिया जाता है। जबकि एक सामान्य सैनिक केवल ड्रैगन पैलेस के अंदर साधना करने का सपना देख सकता है, एक ड्रैगनियन अपनी रैंक और अपनी योग्यता के आधार पर ड्रैगन पैलेस के अंदर आकर साधना कर सकता है। उग्रसेन साम्राज्य ड्रैगनियन की ताकत बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। ड्रैगनियन को सैनिकों से ज्यादा महत्व दिया जाता है। ड्रैगनियन एक अद्वितीय प्रतिष्ठा रखते हैं जिसका एक सामान्य सैनिक केवल सपना ही देख सकता है। ड्रैगनियन को तोप के चारे के रूप में नहीं माना जाता है। ड्रैगनियन उग्रसेन साम्राज्य की मुख्य शक्ति है। इस्तारिन सेना का हर सैनिक ड्रैगनियन बनना चाहता है। यह एक सैनिक का अंतिम सपना होता है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई ड्रैगनियन में बदल जाता है तो उसकी साधना की प्रतिभा बढ़ जाती है। उनकी साधना में बहुत उछाल आता है और उनकी शक्तियां बहुत भयानक हो जाती हैं। हालांकि ड्रैगनियन बनना भारी जिम्मेदारी के साथ आता है। आप में से हर कोई एक फ्रंट लाइन सैनिक बन जाएगा। साम्राज्य युद्ध लड़ने के लिए आपकी ताकत पर निर्भर करेगा। ड्रैगनियन सिर्फ एक पदोन्नति या शक्ति उन्नयन नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। आपको यहां इसलिए चुना गया क्योंकि आप सभी इस उपाधि और मेरे ड्रैगन रक्त को धारण करने के योग्य हैं। अगर मैं किसी को ड्रैगनियन होने के अयोग्य समझता हूं, तो मैं अब जो कुछ भी तुम्हें दिया जाएगा उसे वापस लेने में 2 बार भी संकोच नहीं करूंगा। हालांकि वासु ने कभी ऐसा करने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसे यकीन था कि वह अपने वंश से आए ड्रैगनियन की शक्तियों को वापस ले सकता है। वासु की बात सुनकर 10,000 सैनिकों में से कुछ के चेहरे पर नाखुशी के भाव थे। उन्हें लगा कि ड्रैगनियन बनने से उन्हें बिना काम के जीवन जीने का मौका मिलेगा। हर महीने उन्हें बिना कोई काम किए मोटी तनख्वाह मिलेगी। लेकिन लगता है कि वे गलत थे। जबकि कुछ सैनिकों के चेहरे पर यह जानकर डर का भाव था कि वे फ्रंटलाइन फाइटर बन जाएंगे। इन सैनिकों में सच्चे ड्रैगनियन बनने के लिए साहस और हिम्मत की कमी थी। वासु ने सब कुछ नोटिस किया। सिर्फ वासु ही नहीं, विकास और बुजुर्ग धामा ने भी सभी के चेहरों में आए बदलावों को नोटिस किया। तुम चारों चले जाओ, वासु ने ठंडे स्वर में कहा। यह सुनकर
जिन सैनिकों की ओर वासु ने इशारा किया था वे अविश्वास से वासु की ओर देखने लगे, जबकि कुछ ने राहत भरी नजरों से वासु की ओर देखा, क्योंकि वे अपनी जिम्मेदारियों के बारे में सुनने के बाद ड्रैगनियन नहीं बनना चाहते थे। आप चौथी पंक्ति के दाहिने छोर पर हैं। चले जाइए। जो 9वीं पंक्ति के बीच में खड़ा है वह चला जाए। छुट्टी। करीब 10 मिनट बाद सिंहासन कक्ष में खड़े सैनिकों की संख्या कम हो गई। अब करीब 9,500 सैनिक बचे थे। वासु अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और सैनिकों की ओर देखा। मुझे अपने ड्रैगनियन के रूप में कायरों की आवश्यकता नहीं है। मुझे आलसी सैनिक भी नहीं चाहिए। अगर मुझे लगता है कि आप में से कोई भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहा है तो मैं आपकी शक्तियां और उपाधियां छीन लूंगा। अगर मैं आपको यह दे सकता हूं तो मैं आपसे इसे वापस भी ले सकता हूं। आज सैनिकों को पता चला कि उनका बादशाह उनके प्रति भी क्रूर और कठोर हो सकता है। उसकी बातें सुनकर सभी ने डर कर सिर हिलाया। सभी सैनिकों के चेहरे देखकर वासु ने संतुष्ट मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। ड्रैगोनियन होने का मतलब है कि आपको इस साम्राज्य के लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपको बहादुर होना चाहिए। आपको जिम्मेदार होना चाहिए। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। उग्रसेन साम्राज्य आलसी लोगों को खाना नहीं देता है। जहां तक आलसी सैनिकों की बात है जिन्होंने ड्रैगनियन बनने की कोशिश की, वासु विकास से उन्हें नौकरी से निकालने और दूर भेजने के लिए कहेगा। खुद को तैयार करो, विरोध मत करो, बस इसे स्वीकार करो। बिना समय बर्बाद किए वासु ने अपने दिव्य रक्त को बुलाया। जो लोग पहले ही सिंहासन कक्ष से बाहर भेजे जा चुके थे, उन्होंने सिंहासन कक्ष से एक तीव्र चमकीली सुनहरी रोशनी आती देखी। बड़ी मात्रा में मन निकला। इसी समय लगभग 10,000 सैनिकों के आभा मंडल में तेजी से परिवर्तन होने लगा। जब चमकीली सुनहरी रोशनी कम हुई तो वासु के सामने करीब 9,500 ड्रैगनियन थे। विकास ने दूसरे क्रम के सैनिकों को ड्रैगनियन बनने के लिए चुना था। अब उनमें से ज्यादातर तीसरे क्रम के साधक बन गए थे। जो लोग अभी भी दूसरे क्रम में फंसे हुए थे वे तीसरे क्रम को तोड़ने के बहुत करीब थे। इसके साथ अब मेरे पास 20,000 से ज्यादा ड्रैगनियन हैं। आमतौर पर मैं ज्यादा ड्रैगनियन रखना चाहता हूं, लेकिन लगभग 10,000 सैनिकों को ड्रैगनियन में बदलना मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर बोझ डालता है। मुझे बहुत ज्यादा मात्रा में मैना को खत्म करना पड़ा। सबसे बड़ी बाधा मेरा अपना खून था। मुझे 9,469 बूंद खून निकालना था। इतना खून निकालने से मैं निश्चित रूप से कमजोर हो जाऊंगा। सौभाग्य से मेरे पास अवनी की खास गोली है। गोली खाने से 1 या 2 दिन में मैं अपना खोया हुआ सारा खून वापस पा लूंगा। इसके अलावा सभी सैनिक ड्रैगनियन बनने के योग्य नहीं होते। मैंने विकास से कहा था कि वह ड्रैगनियन बनने के लिए असाधारण लोगों को चुने। वासु का मानना था कि 20,000 ड्रैगनियन पर्याप्त से अधिक थे। अगर वह अपने शरीर पर इससे ज्यादा जोर डालता तो वासु युद्ध से ठीक पहले गिर जाता। यह ऐसी चीज है जिससे उसे बचने की सख्त जरूरत थी। अवनी ने जो गोलियां बनाई हैं उन्हें हर हफ्ते एक बार खाया जा सकता है। एक ही हफ्ते में कई गोलियां खाने से न तो रिकवरी दर बढ़ती है और न ही अतिरिक्त बढ़ावा मिलता है। यह इसके विपरीत होता है। अगर यह गोली हफ्ते में 1 से ज्यादा बार ली जाए तो यह शरीर को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचाती है। मेरे पास अभी भी ड्रैगन योद्धाओं की सेना है। इस तथ्य का उल्लेख नहीं करना चाहिए कि प्रत्येक ड्रैगनियन को उनकी साधना रैंक के अनुसार एक पूर्ण शरीर कवच सेट दिया जाएगा। उन्हें विभिन्न प्रकार की गोलियां दी जाएंगी जो उन्हें जल्दी से ठीक होने और लंबे समय तक लड़ने में सक्षम बनाएगी। सौभाग्य से अवनी और पैगी के पास आपातकालीन उपयोग के लिए गोलियों का स्टॉक था। अब सभी लोग अपने अपने डिवीजन में वापस लौट सकते हैं और अपने कैप्टन से आदेश ले सकते हैं।
अगर तैनाती से पहले आपके पास खाली समय है तो आप सभी ड्रैगन पैलेस में साधना करने के लिए स्वतंत्र हैं। एक और बात, तैनात होने से पहले मेरा सुझाव है कि आप अपने प्रियजनों या अपने परिवार को एक पत्र लिखें, चूंकि यह युद्ध कुछ समय तक जारी रहेगा। हो सकता है कि आप लोगों को घर लौटने में कुछ समय लगे। वासु ने यह कड़वा सच नहीं जोड़ा कि उनमें से कुछ युद्ध के मैदान से कभी वापस नहीं लौट सकते। उसे बस उम्मीद थी कि ड्रैगनियन समझ गए होंगे कि वह क्या कहना चाह रहा था। एक विदाई पत्र। जैसे ही ड्रैगनियन चले गए, सिंहासन कक्ष फिर से खाली हो गया। विकास उन संसाधनों की सूची बना रहा था जो उनके पास थे और उन चीजों की जो उन्हें इस युद्ध में चाहिए थीं, जबकि बुजुर्ग धामा फिर से अपने प्रधानमंत्री पद पर वापस आ गया था। हालांकि इस बार यह केवल अस्थायी है। युद्ध के बाद वह बटलर के रूप में अपनी मूल नौकरी पर वापस लौट आएगा। महाराज, एलायंस के सदस्य यहां हैं, बुजुर्ग धामा ने धीमी आवाज में वासु से कहा। वासु ने अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि कुछ विदेशी लोग ड्रैगन पैलेस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अंतिम कदम नहीं उठाया। ये लोग वासु के परिचित थे। वहां इको डोमिनियन सम्राट एडम अद्विक कैंपबेल, थेरा किंगडम के राजा और कमांडर, और अंत में स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी थीं। उन्होंने अपने साथ कुछ शक्तिशाली रक्षक खरीदे थे। वासु की अनुमति के बिना कोई भी बाहरी व्यक्ति ड्रैगन पैलेस में प्रवेश या बाहर नहीं जा सकता। उसे बस उन्हें प्रवेश देने के बारे में सोचना था। वासु ने बुजुर्ग धामा के कंधे पर हाथ रखा। अगले ही पल वे दोनों ड्रैगन पैलेस के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। इस दौरान, यह ड्रैगन पैलेस है। हर कोई ड्रैगन पैलेस को देखता रह गया। इस पैलेस में निस्संदेह अब तक बनी सबसे बेहतरीन वास्तुकला थी। ड्रैगन पैलेस को देखकर किसी कारण से मेरा अपना महल किसी भिखारी के घर जैसा लगता है। इको डोमिनियन सम्राट डैक्स्टन फर्ग्यूसन ने ड्रैगन पैलेस को ईर्ष्या से देखा। उसने लंबे समय से ड्रैगन पैलेस की बेजोड़ सुंदरता और भव्यता के बारे में सुना था। इसे अपनी आंखों से देखने के बाद डैक्स्टन को विश्वास हो गया कि किसी भी अन्य महल की तुलना ड्रैगन पैलेस से नहीं की जा सकती। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने स्वयं इस ड्रैगन पैलेस का निर्माण किया है, कैंपबेल ने धीमे स्वर में कहा। कैंपबेल की बातें सुनकर गार्डों ने ड्रैगन पैलेस को घूरते हुए अपना सिर हिलाया। उन्हें लगा कि इस तरह की किसी चीज को देखने भर से उनकी आंखें धन्य हो गई हैं। थेरा साम्राज्य के राजा और सेनापति तथा स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी की प्रतिक्रियाएं भी ऐसी ही थीं। ड्रैगन पैलेस को देखते हुए हर कोई अचंभित था। वासु को अचानक अपने सामने टेलीपोर्ट होते देख सभी चौंक गए। कैंपबेल को लगा कि उसका दिल लगभग रुक गया है। नमस्ते सभी लोग, इस तारिन साम्राज्य में आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए। उनकी सामाजिक स्थिति और शक्तियों की परवाह किए बिना वासु ने अपने सहयोगियों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार किया। जैसे जैसे सभी लोग अंदर गए, उन्होंने ड्रैगन पैलेस को और भी करीब से देखा। वे यहां रहने वाले शक्तिशाली प्राणियों को देख पाए। कितनी शक्तिशाली उपस्थिति है। सम्राट डेक्स्टन को लगा कि उसकी गर्दन पर पसीना आ गया है। वासु चाहे तो कुछ ही मिनटों में यहां सबकी जान ले सकता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। इतनी सारी शक्तिशाली उपस्थितियां। वासु हमेशा से दुनिया से अपनी असली ताकत छिपाता रहा है। कैंपबेल ने चारों ओर देखते हुए सोचा। कैंपबेल को अब इस युद्ध के बारे में ज्यादा भरोसा हो गया था। थेरा राजा और स्टॉर्म आइल महारानी के चेहरे पर एक जैसे भाव थे। जहां तक पहरेदारों का सवाल है, वे डर से कांप रहे थे। वे अपने राजा और महारानी को ऐसे शक्तिशाली लोगों से कैसे बचाएंगे? उन्हें रोने का मन कर रहा था, लेकिन उनकी आंखों में आंसू नहीं थे। बाहर से देखने पर ड्रैगन पैलेस के अंदर कोई भी कुछ महसूस नहीं कर पाता है, लेकिन अंदर आने पर कहानी कुछ और ही थी।
इस जगह पर मैना घनत्व वास्तव में बहुत अधिक है। अगर मेरे पास भी ऐसा कुछ होता तो 1 या 2 दशक के भीतर मैं एक ऐसी सेना बना सकता था जो अकेले इकोनेक्सस साम्राज्य और ओरेकल अलायंस को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। बाद में जब मेरे पास समय होगा तो मुझे वासु से पूछना होगा कि मुझे ऐसा कुछ बनाने का तरीका बताएं। डेक्स्टन को शायद ही पता था कि उसके विचार कितने बचकाने और हास्यास्पद थे। वासु सिर्फ एक ड्रैगन पैलेस बना सकता है और वह सिस्टम की वजह से ऐसा कर पाया। इसके अलावा उसे इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा संसाधन जुटाने पड़े। भले ही डेक्स्टन वासु द्वारा इकट्ठी की गई सभी सामग्री इकट्ठा करने में कामयाब हो जाए, लेकिन सिस्टम के बिना वह ड्रैगन पैलेस नहीं बना सकता और कोई भगवान भी ड्रैगन पैलेस की नकल नहीं कर सकता। वासु उन्हें उस मीटिंग रूम में ले गया जिसे बुजुर्ग धामा ने तैयार किया था। मीटिंग रूम में जाते समय सभी को कई चीजें देखने को मिली। जितना ज्यादा समय उन्होंने यहां बिताया, उतना ही उन्हें एहसास हुआ कि ड्रैगन पैलेस कितना कीमती है। यह महल अपने आप में एक खजाना था। कृपया बैठो। सभी लोग गोल आकार की मेज के चारों ओर बैठ गए। मेज के ऊपर ध्रुव आइल महाद्वीप का एक विशाल नक्शा था। नक्शे पर कई बिंदुओं को लाल पेंसिल से चिह्नित किया गया था। ये चिह्नित बिंदु वे स्थान हैं जहां वासु को आने वाले दिनों में इको नेक्सस साम्राज्य के हमले की उम्मीद थी। वासु इको डोमिनियन सम्राट डेक्स्टन के बगल में बैठा था। उसने एडम को अपने दाहिनी ओर बैठाया। यह वासु के इको डोमिनियन साम्राज्य के साथ घनिष्ठ संबंध का प्रतीक था। महाराज, मैं आपके पीछे ही खड़ा रहूंगा। अद्विक कैम्पबेल ने सम्राट के बगल में बैठने से इनकार कर दिया, यह सोचकर कि डेक्स्टन इसे अपमान के संकेत के रूप में लेगा। इसके अलावा अद्विक कैम्पबेल को डेक्स्टन के बगल में बैठने के योग्य नहीं लगा, क्योंकि वह सिर्फ एक साधारण अद्विक था, एक अद्विक जो सम्राट की सेवा करता था। सांस। अद्विक कैम्पबेल, यह समय ऐसी छोटी छोटी बातों पर चिंता करने का नहीं है। हम अभी इन छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं। बैठ जाओ। यह सुनकर कैम्पबेल हैरान रह गया। यह पहली बार था जब वह डेक्स्टन का यह रूप देख रहा था। अद्विक कैम्पबेल ने सिर हिलाया और फिर झिझकते हुए बैठ गया। थेरा साम्राज्य के राजा और सेनापति दोनों एक दूसरे के बगल में बैठे थे। स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी थेरा राजा के दाहिनी ओर बैठी थीं। चलो मीटिंग शुरू करते हैं, वासु ने आगे बढ़कर कहा। उसने एक छोटी सी 1 मीटर लंबी पतली धातु की छड़ी निकाली। आप सभी स्थारिन साम्राज्य के करीबी सहयोगी हैं, भले ही आप लड़ना न चाहें। मुझे डर है कि ओरेकल अलायंस फिर भी आपके साम्राज्य को निशाना बनाएगा। महाराज, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं। हम यहां इसलिए हैं क्योंकि हम स्थारिन साम्राज्य के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं, स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी ने कहा। दूसरों ने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। यह देखकर वासु मुस्कुराया और जवाब में कुछ नहीं कहा। अंत में वे वासु की मदद नहीं कर रहे थे क्योंकि वे स्थारिन साम्राज्य के सहयोगी थे। वे स्थारिन साम्राज्य के साथ खड़े होने के लिए तैयार थे क्योंकि इस युद्ध के समाप्त होने के बाद उन्हें लाभ मिलेगा। यह विशेष रूप से इको डोमिनियन सम्राट के लिए सच है। स्टॉर्म आइल राजवंश और थेरा साम्राज्य के लिए दोनों के पास ज्यादा विकल्प नहीं थे। महाराज, हमारे पास एक और आगंतुक है, बुजुर्ग धामा ने आकर वासु को बताया। महाराज, हमारे पास एक और आगंतुक आया है। सभी लोग इस आगंतुक के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो गए। वासु को पहले से ही पता था कि यह आगंतुक कौन है। वासु ड्रैगन पैलेस में आने और जाने वाले हर व्यक्ति को जानता है। उसे आने दो। वासु ने उस व्यक्ति और उसके सहयोगी को गेट से गुजरने दिया। जब तक वासु ड्रैगन पैलेस के अंदर था, तब तक कोई भी प्राणी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, जब तक कि वह स्वेच्छा से खुद को नुकसान न पहुंचाए। वासु को इस नए आगंतुक के बारे में चिंता नहीं थी,
जो दुर्भावनापूर्ण इरादे से ड्रैगन पैलेस में आया था। अगर वह हिम्मत भी करे तो ड्रैगन महल के अंदर कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। यहां वासु का पूरा नियंत्रण था। वासु के अलावा ड्रैगन महल में कई 5वें क्रम के साधक थे। वासु के आदेश पर ये 5वें क्रम के ड्रैगन योद्धा उसे और उसके रक्षकों को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। मुझे नहीं लगता कि उग्रसेन साम्राज्य के पास कोई और सहयोगी है। डेक्सटन ने सोचा कि सभी गठबंधन सदस्य वहां मौजूद थे, लेकिन ऐसा लगता है कि वह गलत था। वह और अन्य लोग धैर्यपूर्वक उस व्यक्ति के प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, क्योंकि 1 मिनट बाद एक युवा व्यक्ति बैठक कक्ष में दाखिल हुआ। एक बूढ़ा व्यक्ति उस युवा व्यक्ति के पीछे पीछे आया। उस युवक को देखकर डैक्स्टन, एडम और कैंपबेल की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। उन्हें यहां उसके आने की उम्मीद नहीं थी। ये उनके लिए पूरी तरह से चौंकाने वाला था। इस बीच दूसरों को नहीं पता था कि यह युवक कौन था, लेकिन वे यह अनुमान लगाने में सक्षम थे कि यह युवक उग्रसेन साम्राज्य का एक और सहयोगी था, चूंकि केवल उग्रसेन साम्राज्य के सहयोगियों को ही इस बैठक कक्ष में आने की अनुमति थी। महाराज, मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहता था और आज मैं अपनी इच्छा पूरी कर पाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। युवक ने टोपी उतारी और वासु को एक छोटा सा प्रणाम किया। युवक के पीछे खड़े बूढ़े व्यक्ति ने भी वासु को प्रणाम किया, लेकिन युवक के विपरीत बूढ़े व्यक्ति का प्रणाम 1 सेकंड ज्यादा देर तक चला। यह बूढ़े व्यक्ति और युवक की स्थिति का प्रतीक था। एक राजा को दूसरे राजा के सामने झुकना जरूरी नहीं है, लेकिन वासु को एक छोटे से झुककर अभिवादन करके युवक वासु को शक्ति में श्रेष्ठ मान रहा था, और चूंकि बूढ़ा व्यक्ति उसका अधीनस्थ था और शक्ति के निचले पद पर था, इसलिए उसने इस थारिण सम्राट के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एक अतिरिक्त सेकंड के लिए झुककर प्रणाम किया। झुकने की कोई जरूरत नहीं है। आपका आना मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के लिए एक आश्चर्य है। बुजुर्ग धामा, कृपया एक और कुर्सी तैयार करें। वासु ने कुछ घंटे पहले हेफेस्टस साम्राज्य द्वारा की गई घोषणा के बारे में सुना था। वासु को यकीन नहीं था कि हेफेस्टस साम्राज्य का राजा आने वाला है या नहीं। वासु ने हेफेस्टस साम्राज्य से किसी भी मदद पर विचार किए बिना अपनी योजनाएं बनाई थीं। जहां तक बूढ़े आदमी की बात है, वह दूसरों के साथ बैठने वाला नहीं था। चूंकि उसका दर्जा दूसरों से कम था, इसलिए उसे दूसरों के साथ बैठने देना दूसरों के प्रति अनादर माना जाता। इसके बजाय वह अपने प्रधानमंत्री के रूप में युवा आदमी के पीछे खड़ा होने वाला था। अद्विक, एडम और कैंपबेल का दर्जा बूढ़े आदमी से ज्यादा था, क्योंकि वे दोनों एक शक्तिशाली साम्राज्य से थे। और यह तथ्य कि एडम वासु के ससुर हैं, एडम को थेरा साम्राज्य के राजा चार्ल्स और स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी के समान दर्जा देता है। मेज पर बैठा व्यक्ति स्पष्ट रूप से सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली व्यक्ति था, और वह व्यक्ति वासु था। बुजुर्ग धामा ने एक कुर्सी खरीदी और उसे महारानी के बगल में रख दिया। धन्यवाद सर बुजुर्ग धामा। जिस तरह से वह संबोधित कर रहा था, उससे दूसरों को यह स्पष्ट हो गया कि वह उग्रसेन साम्राज्य को बहुत अच्छी तरह से जानता है। यहां आने से पहले उसने अपना होमवर्क कर लिया था। यह हेफेस्टस साम्राज्य का राजा एडन दयानंद है, और यह हेफेस्टस साम्राज्य का प्रधानमंत्री फेबियन स्नो है। वासु ने फिर थेरा किंग चार्ल्स और उसके कमांडर रेन का परिचय कराया, और फिर स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी सोफिया डेविस। स्टॉर्म आइल राजवंश की महारानी शांत स्वभाव की थी। जब से वह यहां आई है, उसने बहुत कम ही बात की है। इतना ही नहीं, उसका चेहरा भी काले घूंघट के नीचे छिपा रहता था। उसने जो पोशाक पहनी थी, उससे उसका पूरा शरीर ढका हुआ था। वासु को पहले से ही उसकी आदत थी। सोफिया ऐसी ही थी।
वह बोलने वाली नहीं थी। वह केवल तभी अपना मुंह खोलती थी जब बहुत जरूरी होता था। वह जिस तरह से सबके सामने खुद को पेश करती थी, वह बहुत ही सुंदर और शालीन था। ठीक है, चलो मीटिंग शुरू करते हैं, टेबल के हेड ने कहा और सभी चुप हो गए। मीटिंग में वासु ने सभी को अपनी योजनाएं बताईं। मीटिंग से पहले उसने दुश्मन के लिए कुछ सरप्राइज प्लान बनाने में कुछ घंटे लगाए थे। वासु ने नक्शे पर हेफेस्टस साम्राज्य की ओर इशारा किया। जिस तरह इको डोमिनियन साम्राज्य 3 तरफ से ऑनरेकल अलायंस के सदस्यों से घिरा हुआ था, वैसा ही हेफेस्टस साम्राज्य के साथ भी हुआ था। साम्राज्य 3 तरफ से ऑनरेकल अलायंस के सदस्यों से घिरा हुआ था। अगर उन पर कभी तीनों तरफ से हमला हुआ तो आबादी को समुद्र के रास्ते भागना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए कम से कम 2 सक्रिय फ्रंट लाइन होंगी। एक हेफेस्टस किंगडम में होगी और दूसरी इको डोमिनियन साम्राज्य में होगी। इसलिए मैं आपके क्षेत्र में अपने विशिष्ट सैनिकों को भेजने की योजना बना रहा हूं। आपके सैनिकों को हमारे इलाकों तक पहुंचने में कई सप्ताह या एक पूरा महीना लग जाएगा। तब तक ऑनरेकल अलायंस हमसे निपट चुका होगा। डेक्स्टन ने सभी के सामने अपनी चिंता व्यक्त की। एलीट सैनिकों से मेरा मतलब मेरे ड्रैगनियन से था। सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने सभी ने ड्रैगनियन के बारे में सुना है। जब स्टारिन साम्राज्य ने दक्षिणी अग्नि ड्रैगन साम्राज्य पर आक्रमण किया तो ड्रैगनियन ने साम्राज्य को खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। या जब स्टारिन साम्राज्य ने 3 पश्चिमी साम्राज्यों पर आक्रमण किया तो ड्रैगनियन कुछ ही समय में शहरों पर कब्जा करने में कामयाब हो गए, जिससे स्टारिन साम्राज्य ने एक ही रात में 3 साम्राज्यों पर कब्जा कर लिया। डेक्स्टन और एडेन ने नहीं सोचा था कि वासु अपने ड्रैगनियन को उनके इलाके में भेजेगा। इससे वे उत्साहित हो गए। ड्रैगनियन के साथ वे दुश्मन को कड़ी टक्कर दे पाएंगे। एक ड्रैगनियन 1000 नियमित सैनिकों के बराबर है। युद्ध के मैदान में सिर्फ 100 ड्रैगनियन होने से पूरी स्थिति बदल सकती है। हालांकि अगले ही पल डेक्स्टन के चेहरे से उत्साह गायब हो गया। लेकिन आप उन्हें हमारे इलाकों में भेजने की योजना कैसे बना रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा कल तक ऑनरेकल अलायंस के सदस्यों के सैनिक तैनात हो जाएंगे। मैं निश्चित रूप से टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करने जा रहा हूं, वासु ने कहा, जैसे कि उसके शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। महाराज, क्या आपको एहसास है कि ड्रैगनियन को भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग करना बहुत महंगा होगा? यही कारण है कि एक साम्राज्य अपने सैनिकों को भेजने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे का उपयोग नहीं कर सकता है। केवल 1000 सैनिकों को टेलीपोर्ट करने के लिए बहुत सारे मैना स्टोन की आवश्यकता होती है और यह वास्तव में महंगा है। सभी की राय में ऐसा करके वासु बहुत सारा पैसा बर्बाद कर देगा। सिर्फ एडम और बुजुर्ग धामा चुप रहे। दूसरों से अलग उन्होंने वासु से कोई सवाल नहीं किया। वे जानते थे कि वासु बिना सोचे समझे ऐसे फैसले ले लेगा। मैंने अपने 1000 से ज्यादा ड्रैगनियन को पश्चिमी क्षेत्र में भेजने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल किया है। ड्रैगनियन को समुद्र के रास्ते भेजने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। जब तक वे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचेंगे तब तक इको डोमिनियन साम्राज्य और हेफेस्टस साम्राज्य दोनों ही या तो गिर चुके होंगे या हार के कगार पर होंगे। यह सुनकर डेक्स्टन और एडन दोनों चुप हो गए। मैं ऑरेकल अलायंस को खत्म करना चाहता हूं, इससे पहले कि वे अपने सैनिकों को पूर्वी क्षेत्र में लाएं। मैं लड़ाई को उनके पास ले जाऊंगा। जहां तक लागत का सवाल है, मैं इसकी चिंता करूंगा। वर्तमान उग्रसेन साम्राज्य के पास पैसे की कमी नहीं थी। खास तौर पर जब से उसने कांच बेचना शुरू किया था, इसने बहुत ज्यादा मुनाफा कमाया। उग्रसेन साम्राज्य के पास जितना पैसा था वह खर्च नहीं कर सकता था, और वासु को ड्रैगन स्लेयर गिल्ड से जो पैसा मिला था वह अभी भी उसके पास था।
इस तथ्य का जिक्र करना जरूरी नहीं है कि उग्रसेन साम्राज्य के पास मैना स्टोन की खदानें थीं। वासु के पास टेलीपोर्टेशन एरे का इस्तेमाल करके अपने सैनिकों को भेजने की सुविधा थी। इस महाद्वीप में किसी दूसरे राजा या सम्राट के पास ऐसी सुविधा नहीं थी। अगले 2 घंटों तक वासु ने समझाया कि सब कुछ कैसे होगा। मीटिंग के अंत में बुजुर्ग धामा ने गठबंधन को बाहर भेज दिया। मीटिंग रूम में सिर्फ वासु ही बैठा रह गया था। एडम के लिए वह तुरंत डैक्स्टन और अद्विक कैंपबेल के साथ वापस नहीं गया। इसके बजाय वह अपनी बेटी से मिलने गया क्योंकि वह यहां था। बुजुर्ग धामा वापस आया तो उसने देखा कि वासु नक्शे को देखते हुए किसी बात पर गहराई से सोच रहा था। महाराज, आप किस बारे में सोच रहे हैं? बुजुर्ग धामा ने पूछा। वासु ने नक्शे पर पश्चिमी क्षेत्र की ओर इशारा किया। उसकी उंगलियां शेष 4 पश्चिमी साम्राज्यों पर टिकी हुई थीं। किसी कारण से मुझे लग रहा है कि जब हम अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई में व्यस्त होंगे तब शेष 4 सम्राट हमला करने जा रहे हैं। लेकिन अगर वे हमला भी करते हैं तो इस बार मैं खुद युद्ध के मैदान में जाऊंगा और सब कुछ संभाल लूंगा। वासु की आंखें ठंडी हो गईं। समय समय पर उसने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए थे। जब तक दूसरा पक्ष उसे उकसाएगा नहीं, वह उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन हर बेवकूफ यही गलती करता रहा। महाराज, तोपें तैयार हैं। अगर आप चाहें तो हम अभी उनका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी उन तोपों की ताकत देखना चाहता हूं। इस बीच अन्य सहयोगी अपने क्षेत्रों में लौट आए और युद्ध की तैयारी करने लगे। स्थारिन साम्राज्य की राजधानी से बहुत दूर एक सुदूर द्वीप पर, जो कि स्थारिन साम्राज्य का क्षेत्र है, वासु, बुजुर्ग धामा, पर्सी और 10 सैनिक यहां आए थे। वासु ने इस द्वीप को इसलिए चुना क्योंकि इस द्वीप पर कोई नहीं रहता। करीब 6 या 7 साल पहले उनके द्वीप पर ज्वालामुखी फटा था। ज्वालामुखी ने सब कुछ नष्ट कर दिया था। इस द्वीप के करीब 5000 मूल निवासी मारे गए, जबकि बाकी 4000 मूल निवासी भागने में सफल रहे। ज्वालामुखी विस्फोट ने सब कुछ नष्ट कर दिया। कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचा। अंत में जो कुछ बचा वह ज्वालामुखी की राख से ढकी एक बंजर भूमि थी। इस द्वीप पर जीवित प्राणियों का कोई नामो निशान नहीं था। वासु और बुजुर्ग धामा किनारे पर हैं, जबकि पर्सी, जो उग्रसेन साम्राज्य का 3 सितारा लोहार था, सोलर तोप स्थापित करने पर काम करना शुरू कर दिया। उनके साथ आए 10 सैनिकों ने पर्सी की मदद की। इस बीच वासु और बुजुर्ग धामा ने सौर तोप को गहरी दिलचस्पी से देखा। सामान्य तोपों से अलग इस तोप में पहिए नहीं थे। तोप की बैरल सामान्य तोपों से 2 गुनी बड़ी थी। सामान्य तोपों से अलग इस तोप में गन पावर, इग्निशन चैम्बर और कैनन बॉल नहीं था। इसके बजाय गन पावर और इग्निशन चैम्बर की जगह एक पीले रंग का चमकता हुआ पत्थर रखा गया था। ये पत्थर सौर पत्थर थे। सौर पत्थर चंद्र पत्थर की तरह ही काम करते थे। अंधेरे में सौर पत्थर सूर्य की तरह चमकते थे। महाराज, सौर तोप तैयार है। वासु सौर तोप की ओर बढ़ा। मैं इसका उपयोग कैसे करूं? वासु ने सौर तोपों को घूरते हुए पूछा। यह वास्तव में सरल है। महाराज को बस बैरल के पीछे अपना हाथ रखना है। जब तक मन की थोड़ी सी मात्रा भी अंदर धकेली जाती है तो तोप सक्रिय हो जाएगी। सामान्य तोपों के विपरीत सौर तोप सौर पत्थरों से ऊर्जा प्राप्त करती है। तोप को पर्याप्त सौर ऊर्जा से चार्ज करने के लिए 30 सेकंड की आवश्यकता होती है। वासु ने बैरल पर अपना हाथ रखा और फिर बैरल पर अपना थोड़ा सा मन लगाया। 1 सेकंड बाद तोप के थूथन पर ऊर्जा की एक पीली गेंद बनने लगी। उसी समय तोप की पूरी बैरल चमकने लगी। हर बीतते सेकंड के साथ चमक और भी तेज होती गई। पीली ऊर्जा की गेंद भी बड़ी और बहुत चमकदार होने लगी। 30 सेकंड बाद सौर तोप पूरी तरह चार्ज हो गई। महाराज, कृपया अपना हाथ बैरल से हटा लें ताकि तोप चल सके। वासु ने वैसा ही किया जैसा पर्सी ने उससे कहा था।
जैसे ही उसने बैरल से अपना हाथ हटाया, सोलर कैनन से एक पीली रोशनी की किरण निकली। वासु, बुजुर्ग धामा और सैनिक की चौंकती निगाहों के सामने रोशनी की किरण उस पहाड़ पर जा गिरी जो द्वीप के दूसरी तरफ स्थित था। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। पूरा द्वीप हिल गया। विस्फोट से उत्पन्न शॉक वेव ने भारी मात्रा में धूल और कंकड़ आसमान में उड़ा दिए। महाराज, आप क्या सोचते हैं? पर्सी ने अपनी रचना को घूरते हुए पूछा। उसे अपनी रचना पर बहुत गर्व था। यह उसकी सबसे अच्छी रचना थी। अद्भुत, बुजुर्ग धामा ने पहाड़ को घूरते हुए कहा, जो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। पहाड़ की जगह एक बहुत बड़ा गड्ढा रह गया था। प्रकाश की किरण 5 किलोमीटर तक जा सकती है। यदि यह 5 किलोमीटर से बाहर है तो प्रकाश की किरण अपनी ऊर्जा और शक्ति खो देती है। यदि दुश्मन 5 किलोमीटर की सीमा के भीतर है और प्रकाश की किरण से मारा जाता है तो उसे गंभीर क्षति होगी। सोलर तोप का इस्तेमाल करना वाकई आसान है। पारंपरिक तोपों के विपरीत यह तोप ज्यादा प्रभावी है और इतनी महंगी भी नहीं है। माना पत्थरों के विपरीत सोलर स्टोन बहुत सस्ते थे। अब जबकि पर्सी ने सोलर स्टोन के भीतर सौर ऊर्जा का संचयन करके चलने वाला हथियार बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है, तो उग्रसेन को सामग्री की लागत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। पर्सी, तुमने अब तक कितनी सोलर तोपें बनाई हैं? वासु बता सकता है कि इस शॉट के पीछे की शक्ति एक शुरुआती 5वें क्रम के साधक को भी गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त थी। इस तोप का सिर्फ एक ही शॉट हजारों सैनिकों को खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। महाराज, दुर्भाग्य से हाल ही तक मैं इस सौर तोप को बेहतर बनाने में लगा था। अब भी मुझे लगता है कि अगर मैं चार्जिंग समय को कम करने में कामयाब हो जाऊं तो इस तोप की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। मैंने केवल एक सौर तोप बनाई है। इनमें से कई सौर तोपों को बनाने के लिए मुझे धन और जनशक्ति की भी आवश्यकता होगी। बुजुर्ग धामा पर्सी को और अधिक सौर तोपें बनाने के लिए जो भी चाहिए दे दो। समझ गया महाराज। अब जब मैंने सौर तोप की शक्ति देख ली है तो वापस लौटने का समय आ गया है। वासु ने सभी को ड्रैगन पैलेस में वापस भेज दिया। इस बीच वासु के चले जाने के बाद इस द्वीप को नष्ट करने वाला ज्वालामुखी एक बार फिर सक्रिय हो गया था। विस्फोट से उत्पन्न शॉकवेव के कारण एक और विस्फोट हुआ। इस बार ज्वालामुखी विस्फोट पिछली बार से भी अधिक शक्तिशाली था। दृश्य परिवर्तन। इस बीच कहीं और एक बूढ़ा आदमी काला लबादा पहने हुए एक दर्जी की दुकान में घुसा। वह आदमी दुकान के अंदर चला गया। फिर वह एक महिला दर्जी के सामने रुका। बूढ़े आदमी को देखकर, नमस्ते सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूं? महिला ने पेशेवर मुस्कान के साथ पूछा। बूढ़े आदमी ने चुपचाप एक सुनहरा सिक्का रख दिया जिस पर कंकाल का चेहरा बना हुआ था। सिक्का देखकर महिला ने सिक्का उठाया और अपनी जेब में रख लिया। कृपया मेरे साथ आइए सर। फिर महिला बूढ़े आदमी को एक भूमिगत कक्ष में ले गई। दर्जी की दुकान का भूमिगत कक्ष अंधेरा और उदास था। बूढ़ा आदमी कई हत्यारों को बेकार बैठे हुए देख सकता था। जैसे ही महिला ने बूढ़े आदमी को खरीदा, सभी हत्यारे बूढ़े आदमी को देखने लगे। सबकी निगाहें उस पर पड़ती देख बूढ़ा आदमी डर से कांप उठा। घबराहट में उसे पसीना आने लगा। यह ऐसी जगह थी जहां वह कभी वापस नहीं लौटना चाहता था। महिला ने बूढ़े आदमी को रिसेप्शनिस्ट के पास लाया जो एक सुंदर आकर्षक सक्कुबस था। लक्ष्य? सक्कुबस ने बिना समय बर्बाद किए पेशेवर तरीके से पूछा, यह संकेत देते हुए कि वह यह काम लंबे समय से कर रही है। स्तारिन सम्राट? बूढ़े आदमी ने घबराए हुए स्वर में उत्तर दिया। यह सुनकर सक्कुबस ने आश्चर्य से कहा, स्तारिन सम्राट का सिर बहुत महंगा है, हर कोई इसे नहीं खरीद सकता। 100 मिलियन शाही सोने के सिक्के। सक्कुबस ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ हिलाया। बहुत कम। आमतौर पर 1 अरब शाही सोने के सिक्कों को
बहुत बड़ी रकम माना जाता है, लेकिन लक्ष्य वास्तव में बहुत शक्तिशाली था और उसे मारना लगभग असंभव काम था। बूढ़े आदमी ने और पैसे जोड़ने से पहले अपने दांत पीस लिए। 500 मिलियन शाही सोने के सिक्के। सक्कुबस ने उत्तेजना में अपने होंठ चाटे। रिसेप्शनिस्ट को पैसे से ज्यादा किसी और चीज से प्यार था। यह सुनकर कि बूढ़ा आदमी 500 मिलियन शाही सोने के सिक्के देने को तैयार था, वह उत्तेजित और कामुक हो गई थी। कृपया कुछ देर यहीं प्रतीक्षा करें। क्यों? बूढ़े आदमी ने डरते हुए पूछा। वह ऐसी जगह पर नहीं रहना चाहता था जहां उसे हथियारों ने घेर लिया हो। इस इनाम को आधिकारिक बनाने से पहले मुझे अपनी रानी से मिलना होगा और मिशन पर उनकी मंजूरी लेनी होगी। बूढ़े व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया। बूढ़े आदमी को डरा हुआ देखकर सक्कुबस को उस पर दया आ गई। चिंता मत करो, इस जगह पर कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हम अपने ग्राहकों को नुकसान नहीं पहुंचाते। बस 1 या 2 ड्रिंक ऑर्डर करो और आराम करो। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं 30 मिनट के भीतर वापस आ जाऊंगा। दृश्य परिवर्तन। एक गुप्त टेलीपोर्टेशन प्रणाली का उपयोग करते हुए रिसेप्शनिस्ट अपनी रानी से मिलने गई। दस्तक दस्तक। यह क्या है? सक्कुबस ने एक ठंडी आवाज सुनी। मेरी रानी, हमने स्थारिन सम्राट के सिर पर 500 मिलियन शाही सोने के सिक्कों का इनाम रखा है। क्या हमें मिशन स्वीकार करना चाहिए? सक्कुबस ने पूछा, क्योंकि पिछली बार जब किसी ने वासु पर इनाम रखा था तो उसकी रानी ने मिशन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। नहीं, हमारे मुवक्किल को वापस भेज दो। हम उग्रसेन सम्राट पर मिशन स्वीकार नहीं करते, रानी ने सख्त लहजे में जवाब दिया। किसी कारण से वह वास्तव में नाखुश लग रही थी। ठीक है, सक्कुबस उदास होकर बोली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी रानी ने इतनी बड़ी रकम क्यों ठुकरा दी। कुछ मिनट बाद सक्कुबस वापस आ गया। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम इस मिशन को स्वीकार नहीं कर सकते, सक्कुबस ने क्षमा प्रार्थी स्वर में कहा। यह सुनकर बूढ़ा आदमी हैरान रह गया। जब वह जाने वाला था तो एक हत्यारा जिसने रिसेप्शनिस्ट की बात सुन ली थी उसके पीछे पीछे आ गया। जैसे ही वह आदमी टेलरिंग की दुकान से बाहर निकला, हत्यारे ने बूढ़े आदमी के कंधे पर हाथ रख दिया। कौन है यह? बूढ़ा आदमी डर गया। क्या आप स्थारिन सम्राट को मरवाना चाहते हैं? हत्यारे ने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। मैं 100 मिलियन शाही सोने के सिक्कों के लिए यह काम कर दूंगा, लेकिन इसे हम दोनों के बीच ही गुप्त रखना। मेरे पीछे आओ। इस जगह पर बहुत सारे कान और छिपी हुई आंखें हैं। बूढ़ा आदमी हत्यारे का पीछा करता रहा। जल्द ही वे दोनों शहर छोड़कर कहीं और चले गए। लोग तैयार हों या न हों, अपरिहार्य स्थिति पहले से ही उनके सामने थी। युद्ध के काले बादल धरती पर मंडरा रहे थे। खून खराबा शुरू होने से पहले ही हर कोई इस युद्ध में हताहतों की संख्या को महसूस कर सकता था। रात के अंधेरे में उग्रसेन साम्राज्य से 5 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे गए। महाद्वीप के किसी दूसरे क्षेत्र में इतने सारे सैनिकों को तैनात करने के लिए साम्राज्य को जो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी चिंता किए बिना वासु के आदेश पर 5 लाख से ज्यादा सैनिकों को इकोडोमिनियन साम्राज्य और हेफेस्टस साम्राज्य में भेजा गया। मैं सब कुछ तुम्हारे हाथों में छोड़ रहा हूं, मुझे निराश मत करना। चिंता मत कीजिए महाराज, आपका विनम्र सेवक किसी भी दुश्मन को स्थारिन क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा। मैं दुश्मन सैनिकों की संख्या कम करने पर ध्यान केंद्रित करूंगा। अगर कुछ गंभीर हुआ तो मुझे संदेश भेजिए, मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा। समझा। 5 लाख सैनिकों को तैनात हुए कुछ ही मिनट हुए थे। अब वासु और उसके कुछ सेनापति भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, अब समय आ गया है। वासु ने सीढ़ियों से नीचे उतरने से पहले अपना मुकुट सिंहासन पर रख दिया। सीढ़ियों के अंत में एलिसिया, अवनी, रिया और लारा वासु का इंतजार कर रही थीं।
विचारों वासु को युद्ध में जाने देने के लिए बहुत अनिच्छुक दिखीं। खास तौर पर लारा बहुत अनिच्छुक दिखी। अवनी, एलिसिया और रिया ने वासु को युद्ध में जाते देखा था और वे इसके आदी हो चुके थे। वे जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए वह वापस आने वाला था, लेकिन लारा के लिए ऐसा नहीं था। चाहे युवा युवती कितनी भी कोशिश कर ले, उसे जाते देखकर शांति नहीं मिली। वासु को 4 पत्नियों के सामने रुकता देख बाकी लोग चुपचाप सिंहासन कक्ष से बाहर चले गए। अब सिंहासन कक्ष में केवल 5 लोग मौजूद थे, राजा और उनकी पत्नियां। मैंने अवनी को अपने खून की कुछ ट्यूबें दी हैं। अगले 4 या 8 दिनों तक मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। लारा ने अपना सिर नीचे करते हुए सिर हिलाया। वह अपने आंसू रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसा कि उसकी शाही मां ने एक बार कहा था कि एक लड़की को अपने पति को आंसू बहाते हुए युद्ध में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि इससे उसके पति पर दुर्भाग्य आ सकता है। इससे पहले लारा को युद्ध के झटके कभी महसूस नहीं हुए, क्योंकि वह ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और बहुत कम ही बाहर जाती थी। जब भी वह बाहर जाती थी तो कोई भी उसे युद्ध या उससे जुड़ी किसी भी बात के बारे में नहीं बताता था। लेकिन यहां उसने पढ़ा था कि युद्ध कितना कठोर हो सकता है। उसका छोटा मन घबराया हुआ था, चिंतित था और बेचैन था। लारा को इस तरह देखकर वासु मुस्कुराया। वह मजबूत दिखने की पूरी कोशिश कर रही है। वासु ने उसके सिर पर थपथपाया, जिससे वह शांत हो गई। फिर उसने अचानक उसे खींचा और उसके होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। उनका चुंबन सिर्फ 3 सेकंड तक चला, लेकिन यह उसे शांत करने और मुस्कुराने के लिए काफी था। यह लड़का लड़कियों को रिझाने में माहिर हो गया है। एलिसिया ने अपने होंठ काटते हुए सोचा, मैं भी तुम्हारे साथ आना चाहती हूं। रिया वासु के साथ आना चाहती थी, लेकिन उसने उसे अपने युद्ध क्षेत्र में शामिल होने से मना कर दिया। जैसा कि पहले कहा गया है, बस घर पर रहो और मेरा इंतजार करो। एक अच्छी पत्नी बनो और अपने पति पर भरोसा करो। पत्नी शब्द सुनते ही देवी उसकी बाहों में मक्खन की तरह पिघल गई। ठीक है, रिया ने वासु को गले लगाते हुए आज्ञाकारी ढंग से अपना सिर हिलाया। यह देखकर अवनी और एलिसिया अवाक रह गईं। अगर तुम मेरी बात मानोगे तो यह सब होने के बाद मैं तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊंगा। यह सुनकर रिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। मुझे चूमो। रिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक चुंबन की मांग की। खासकर वासु को लारा को चूमते देखने के बाद वह भी एक चुंबन चाहती थी। कितनी जरूरतमंद लड़की है। वासु ने रिया को चूमने के लिए अपना सिर नीचे झुकाने से पहले मुस्कुराया। वासु के रुकने से पहले दोनों ने करीब 5 सेकंड तक चूमा। पर्याप्त नहीं, मुझे और चाहिए। रिया कुछ समय तक वासु से नहीं मिल पाएगी, इसलिए वह सिर्फ एक चुंबन से ज्यादा चाहती थी। अगले ही पल रिया ने वासु को चूमने की पहल की। इस बार उसने हिम्मत करके अपनी जीभ अंदर डाली और अपने कोमल और आकर्षक शरीर को उसके कठोर शरीर से सटा दिया। यह सब देखकर वह उत्तेजित हो गया। उसने अपने हाथ उसकी मुलायम और पतली कमर पर लपेट लिए। एक पल के लिए वे दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए, जबकि दूसरी लड़कियां ईर्ष्या से उन्हें देख रही थीं। कुछ देर बाद आखिरकार दोनों अलग हो गए। जब वे अलग हुए तब भी उनके मुंहों में लार की एक डोरी बंधी हुई थी। उसकी नम आंखें और गीले होंठ देखकर वासु खुद को रोक नहीं सका। उसने उसे छोड़ने से पहले एक और गहरा चुंबन दिया। अगर तुम मुझे ज्यादा इंतजार करवाओगे तो तुम अपना मौका खो दोगे। रिया ने अपने होंठों को चाटते हुए और उसकी आंखों में देखते हुए कहा। वासु तुरंत समझ गया कि रिया क्या कह रही है। मैं जल्द से जल्द काम खत्म करके घर लौटने की कोशिश करूंगी, यह मेरा वादा है। रिया ने संतुष्ट भाव से सिर हिलाया। इस बीच बेचारी लारा यह सब देखकर उलझन में पड़ गई। उसे समझ में नहीं आया कि वे दोनों क्या बात कर रहे थे।
फिर उसने अपना ध्यान एलिसिया की ओर लगाया। यह नजर देखकर एलिसिया ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रख लीं और गर्व से वासु की ओर देखा। क्या? मुझे तुम्हारा चुंबन नहीं चाहिए। अगर तुम्हारा काम हो गया है तो तुम जा सकती हो। सचमुच? उसने चिढ़ाने वाली मुस्कान के साथ पूछा। हाँ, मुझे तुम्हारे किस की जरूरत नहीं है। अपना ख्याल रखना। हालांकि वासु ने उन्हें एक दूसरे के सामने किस किया था, लेकिन एलिसिया अभी भी शर्मीली थी। प्यार में पड़ने से वह बदल गई थी, लेकिन वह अभी भी गर्व से भरी हुई थी। वासु के लिए अपने प्यार का इजहार करते समय उसका गर्व उसके आड़े आ गया। रिया, लारा और अवनी के विपरीत एलिसिया इतनी घमंडी थी कि वह वासु के प्रति अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं कर पाती थी। देवी की बातों को अनदेखा करते हुए ड्रैगन सम्राट ने उसे अपनी ओर खींचा। अगले ही पल देवी ने पाया कि वासु ने उसे गले लगा लिया है। उसने मना नहीं किया। उसने अपना चेहरा उसके सीने में छिपा लिया और शर्म से उसे गले लगा लिया। अवनी, रिया और लारा ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराई। उन्हें पता था कि उनकी दूसरी बहन शर्मीली और घमंडी है। वह अपने पति के लिए अपनी भावनाओं को दिखाने में बहुत शर्मीली थी, लेकिन वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। बहुत ज्यादा काम मत करो, पर्याप्त आराम करो और हर दिन कम से कम कुछ घंटे साधना में बिताओ। जब भी वासु आसपास नहीं होता था, एलिसिया को बिना उचित आराम किए लंबे समय तक काम करने की बुरी आदत थी। वह अपना खाना भी छोड़ देती थी और सिर्फ काम पर ध्यान देती थी। यह उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं था, भले ही वह एक साधक हो। वासु जानता था कि एलिसिया में बहुत ज्यादा साधना करने की क्षमता है। अगर वह साधना नहीं करती तो यह बेकार हो जाता। साथ ही साधना करना उसके अपने फायदे के लिए था। अगर वह ज्यादा मजबूत हो गई तो वासु को उसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। एलिसिया ने नाराजगी भरे लहजे में जवाब दिया, मेरी मां की तरह व्यवहार करना बंद करो। लेकिन उसे इससे नफरत नहीं हुई। असल में उसे यह पसंद आया। मेरे बच्चे की होने वाली मां मजबूत और स्वस्थ होनी चाहिए। वासु ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, भाड़ में जाओ, मैं तुम्हारा बच्चा पैदा नहीं कर रही हूं। एलिसिया ने गुस्से में कहा। वह खुद को वासु को देने के लिए तैयार थी, लेकिन यह आदमी अपने काम में बहुत व्यस्त है। यह देखकर कि रिया ने उसे कैसे खुलेआम बहकाया, एलिसिया को पता था कि उनके बीच ऐसा होने में कुछ समय लगेगा, लेकिन वह उसके साथ सो सकता है। वह दूसरा स्थान प्राप्त करना चाहती थी। साथ ही वह इस मामले में कोई भी पहल करने में बहुत शर्मीली है। वह उसके पहल करने का इंतजार कर रही थी। हाँ, वासु कुछ हद तक समझ सकता है कि एलिसिया क्यों नाराज लग रही थी। ऐसा नहीं है कि वह जानबूझकर एलिसिया से बच रहा था या कुछ और। वासु को बस लगा कि समय उचित नहीं था। चिंता मत करो मेरी छोटी जलपरी, ये तूफान टलते ही ये मालिक शिकार करना शुरू कर देगा। उस समय तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वासु ने उसके दाहिने कान में फुसफुसाया। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। अगले ही पल उसने पाया कि उसके होंठ छीन लिए गए हैं। अब तुम्हारा समय आ गया है। वासु ने आंखें खोली और अवनी को देखा। उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। इतने कम समय में यह शर्मीली महिला बहुत परिपक्व हो गई है। वह अब एक जिम्मेदार, मेहनती और देखभाल करने वाली बड़ी बहन है। एक महिला में बदल जाने के बाद वह इस महल की मालकिन बन गई है। अवनी अपनी मां की तरह ही बड़ी हो रही है। उसे न केवल अपनी मां की खूबसूरती विरासत में मिली है, बल्कि उसका सौम्य और देखभाल करने वाला व्यक्तित्व भी। पिछले कुछ महीनों में वह बहुत बदल गई है। वह बहुत परिपक्व हो गई है। वासु और अवनी एक दूसरे को बहुत देर तक गले लगाए रहे। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला। दोनों ही एक दूसरे के मन की बात समझ रहे थे। उन्हें इस मौन क्षण की जरूरत थी।
काफी देर तक एक दूसरे को गले लगाने के बाद अवनी ने उसकी आंखों में देखा। तुम कमजोर लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? ये सुनकर एलिसिया, लारा और रिया हैरान और हैरान रह गईं। उन्होंने वासु की तरफ देखा कि क्या अवनी सच बोल रही है। हाँ हाँ, जैसी कि उम्मीद थी, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा सकता, वासु ने सूखी हंसी में जवाब दिया। यह सुनकर अवनी मुस्कुराई नहीं। उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और वासु को ठंडेपन से देखा। क्या हुआ? अवनी जानती है कि उसका पति अपनी चरम अवस्था में पूरी सेना का सफाया करने में सक्षम है, लेकिन उसे यह जानकर असहजता महसूस हुई कि उसका पति अपने चरम पर न होते हुए भी युद्ध के मैदान में जा रहा था। कुछ खास नहीं। जब मैंने 10,000 सैनिकों को ड्रैगनियन बनाने के लिए अपना खून दिया, तो मैंने खुद को एक तरह से मजबूर कर लिया। मुझे वह सारा खून वापस पाने में 2 या 3 दिन लगेंगे, लेकिन चिंता मत करो, इससे मेरी लड़ने की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वासु को उम्मीद थी कि उसकी महिलाएं इस बात को लेकर कोई बड़ी बात नहीं करेंगी। यही वजह है कि उसने उन्हें इस बारे में नहीं बताया। सांस, मैं तुम्हें पहले कुछ दिनों तक फ्रंटलाइन से दूर रहने का सुझाव देता हूं, लेकिन तुम्हारे चरित्र को देखते हुए मुझे यकीन है कि तुम मेरी बातें नहीं सुनोगी। यह सुनकर वासु ने उसके हाथ पकड़ते हुए मुस्कुराया। वहां सावधान रहना, अनावश्यक जोखिम मत लेना। वासु ने जवाब में अपना सिर हिलाया। अवनी को चूमने के बाद वह दूर चला गया। वासु के जाने के बाद चारों लड़कियां सिंहासन कक्ष में रह गईं। तुम उसे जाने दे रही हो, जबकि तुम्हें पता है कि वह अपने शिखर पर नहीं है। क्यों? रिया ने पूछा। वह और एलिसिया वासु को रोकना चाहती थीं, लेकिन इससे पहले अवनी ने उन्हें रुकने का इशारा किया। सांस, अवनी ने वासु के सिंहासन को देखते हुए आह भरी। वासु एक जिद्दी आदमी है। अगर हम सब उसे रुकने के लिए कहें तो भी वह लड़ने के लिए जाएगा। वह किसी भी चीज से नहीं डरता। जब वह लाखों भूतों से घिरा हुआ था, तब भी उसने अपनी परवाह किए बिना लड़ाई की। अवनी ने फिर अपनी बहनों की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, उनकी पत्नियों के तौर पर हमें उनके फैसलों में अपने पतियों का साथ देना चाहिए। वह ऐसे लोग नहीं हैं जो बिना सोचे समझे फैसले लेकर खुद को मरवा लें। हम उनका सबसे बड़ा मानसिक सहारा हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अपने विचारों को कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।